नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार एक बार फिर से ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक बार फिर से यूपी टेट का मॉडल पेपर लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूं। इस बार हमने वर्ष 2013 की जो है परीक्षा जो हुई थी यूपी टेट के, उसका जो है पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जिसका व्याख्यात्मक हल हम करेंगे। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो और भी चाहिए और हमारे ऑनलाइन स्टडी गंगा से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन पर नंबरों पर आप संपर्क करें, अपना नाम पता दर्ज कराएं और ऑनलाइन स्टडी गंगा के माध्यम से आप बेहतरीन इच्छा प्राप्त करें। तो आओ मित्रों, हम जो है अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। पहला ऑप्शन गुजरात है, गोवा है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। तो आपको बता दें, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र ये चार ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है वह समुद्र से लगती है। अगर आप मानचित्र देखें तो यह हमारे भारत का मानचित्र है, जिसमें यह हमारा गुजरात का भाग है, इसके बाद इधर आपका महाराष्ट्र आ जाता है और इधर गोवा। यह हमारा अरब सागर है, यह खंबात की खाड़ी है। तो हमारा जो राज्य है गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये समुद्र के किनारे से लगे हुए हैं, जिसमें हमारा राजस्थान जो है यह इधर पड़ता है, ये जो है केवल स्थल से लगता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह पहला ऑप्शन सही होगा, हाँ तीसरा ऑप्शन सही होगा राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। एटीपी, एसटीपी, बीओडी या डब्ल्यूपीएल। तो मित्रों, नदी के प्रदूषण स्तर की माप जो है वह बीओडी से की जाती है। ये जो है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा मापने का एक तरीका इंडेक्स है, जिसके माध्यम से देखा जाता है कि ऑक्सीजन में कितनी मात्रा जो है वह घुली होनी चाहिए। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम होने लगती है तो पानी प्रदूषित होने लगता है। तो जो प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है वह बीओडी से की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वह सही होगा। अगला प्रश्न है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम या मलेरिया। तो मित्रों, टाइफाइड यह भी बैक्टीरिया से होता है, कॉलरा भी होता है, मलेरिया भी होता है, लेकिन जुकाम जो है ये कोल्ड वायरस से होता है। ये सब जिस वायरस से होता है उसका नाम है कोल्ड वायरस। तो इसका हमारा जो है तीसरा ऑप्शन जो है सही है। जुकाम जो है यह हमारा वायरस से होता है। रेबीज है ये हमारा वायरस से होता है। रेबीज जो पागल कुत्तों के काटने से अक्सर होता है। और इसके अलावा जो है एड्स है, ये भी हमारा वायरस से होता है। इस तरह के कुछ रोग हैं जो वायरस से होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि है। तो कृषि को प्रभावित तो सभी करते हैं, आर्द्रता भी करती है, तापमान भी करता है, पवन भी करता है, वृष्टि का मतलब होता है वर्षा से। तो भारत की जो कृषि है वह उसे मानसून का जुआ कहा जाता है। भारत में कृषि संसाधनों की कमी होने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर किसान जो हैं वह वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए भारतीय कृषि को सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित करता है तो वह वृष्टि है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है वह सही है। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी एक ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन। तो हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है वह मीथेन है। इसका चौथा ऑप्शन जो है वह सही है। ऑक्सीजन का, सल्फर डाइऑक्साइड और आर्गन ये नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वह 1973 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह 1 सही है। अगला है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री
मेरिडियन यानी याम्योत्तर पर खींची जाती है। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। तो मित्रों 180 डिग्री याम्योत्तर रेखा जो को अंतर्राष्ट्रीय जो है वह तिथि रेखा कहा जाता है। हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह 180 डिग्री यामोत्तर रेखा को जो है तिथि रेखा कहती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा जो हमारी है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर रेखा है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी, ये गुजरात में है, तमिलनाडु में है, अंडमान द्वीप में है या पश्चिम बंगाल में है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। दूसरा विकल्प सही होगा, यह तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास ही जो है मन्नार की खाड़ी स्थित है जो मेरिन राष्ट्रीय पार्क के नाम से स्थित है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 940 पर 1000, 916 पर 1000, 920 पर 1000 या 982 पर 1000। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था 940 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या जो है वह 1000 है। 940 पर जो है वो पुरुषों की संख्या 1000 है, इसका ऑप्शन नंबर जो है वह पहला सही है। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, निम्न में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ये सबसे आसान प्रश्न पूछा गया है। चींटी को कहा जाता है, केचुआ को कहा जाता है कि मधुमक्खी को कहा जाता है कि तितली को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, केचुआ। केचुआ को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से हमारा उत्तर प्रदेश जुड़ा है कि उत्तराखंड जुड़ा है कि झारखंड जुड़ा है कि छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन से हमारा उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में ही सबसे पहले चिपको आंदोलन जो है वह शुरू किया गया था पर्यावरण को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इटियोलॉजी में, नियोलॉजी में या इथोलॉजी में या डेमोलॉजी में? तो जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन है वह किया जाता है इथोलॉजी में। इसका जो है विकल्प 3 सही होगा। अगला प्रश्न है 14, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहा का? तो समुद्री शैवाल जो है वह ब्रोमीन का अच्छा स्रोत है। समुद्री शैवालों में जो है वह ब्रोमीन पाई जाती है, तो ब्रोमीन का जो है यह अच्छा स्रोत है। इसके अलावा उससे पानी से आयोडीन भी निकाला जाता है। तो समुद्री, इसका विकल्प नंबर जो है वह 2 सही है। अगला प्रश्न है, सेक या लाइकेन है? लाइकेन क्या है? परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या सहजीवी है? तो लाइकेन जो है यह सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें कवक और लाइकेन यह दोनों जो है सहजीवन बिताते हैं। सहजीवी जीव वे होते हैं जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसमें से किसी को नुकसान नहीं होता, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसीलिए इसे सहजीवी। तो सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण जो है कवक और लाइकेन, यानी लाइकेन जो है वह सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में? तो सीएनजी का प्रयोग जो है वर्तमान में वाहनों में भी हो रहा है और उद्योगों में भी हो रहा है। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वह खास करके वाहनों में किया जाता था, लेकिन अब इसका वाहनों में भी प्रयोग हो रहा है और उद्योगों में भी प्रयोग हो रहा है। तो इसका विकल्प नंबर जो है वह 4 होगा। पर्यावरण जागरूकता का
किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, यानी पर्यावरण जागरूकता किस प्रकार जो है वह फैलाई जा सकती है? तो पर्यावरण जागरूकता फैलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? व्याख्यान दिया जाए यानी भाषणबाजी की जाए, क्षेत्रीय भ्रमण किया जाए, समूह वार्तालाप किया जाए या अध्ययन किया जाए। तो पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वह क्षेत्रीय भ्रमण है, यानी लोगों के पास पास जा कर के उनको पर्यावरण के बारे में बताया जाए। तो सबसे अच्छा तरीका जो है यह है। जगाने का तरीका तो और भी है, समूह वार्तालाप भी है, व्याख्यान भी है, अध्ययन भी है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो हमारा वह दूसरा है, क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा जो है जागरूकता सबसे अच्छी फैलाई जा सकती है। अगला प्रश्न है एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेड गेम्स का, लोकल पैसेंजर गाड़ी का, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, या लोकल पेट्रोलियम गैस का? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह 3 सही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरण को करती है, एक्स किरण को करती है, बीटा किरण को करती है, या पराबैंगनी किरणों को करती है? तो मित्रों, पृथ्वी पर ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता। अगर यही ओजोन परत नहीं होती तो आज पृथ्वी पर भी जीवन नहीं होता, इसका भी तापमान बहुत ज़्यादा होता। तो पराबैंगनी किरण जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत हमें अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी से होने वाली भयंकर गर्मी और नुकसान से बच जाती है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, पराबैंगनी किरणें। अगले प्रश्न पर आते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह है, तो वह क्या है? वह उड़ता है इसलिए स्तनधारी है, रात्रिचर है इसलिए स्तनधारी है, शाकाहारी है इसलिए स्तनधारी है, या बच्चे देता है इसलिए स्तनधारी है? तो स्तनधारियों की विशेषता है कि वह बच्चे देता है, वह बच्चे देता है इसलिए यह स्तनधारी है। रात्रिचर है इसलिए नहीं, बल्कि वह बच्चे देता है इसलिए स्तनधारी है। अगला प्रश्न है पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमें घेरती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये और ये तो कट गया। पर्यावरण की परिभाषा में कहा जाता है कि वे परिस्थितियां जो हमें चारों ओर से घेरती हों और प्रभावित करती हों वह पर्यावरण कहला। तो वो परिस्थितियां कौन सी होती हैं? जैविक और अजैविक घटक ही होते हैं। एबायोटिक और बायोटिक, अजैविक और जैविक घटक। जैविक घटक यानी वनस्पतियां, जीव जंतु, जितने भी जीवित जीव हैं। इसके अलावा एबायोटिक हवा, प्रकाश, जल। तो एबायोटिक और बायोटिक ही वे परिस्थितियां होती हैं जिससे हम घिरे होते हैं। तो इसका सबसे प्रभावी जो परिभाषा में सम्मिलित होगा वह एबायोटिक एवं बायोटिक होगा। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वह सही होगा। अगला है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो देखिए यह ऑप्शन जो है काफी हद तक जो है वह सही नहीं है। इसमें देखिए चारों की हम चर्चा करते हैं। UNFPA, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फंड ऑफ पॉपुलेशन एक्टिविटी, यानी जनसंख्या क्रिया का संयुक्त राष्ट्र का कोष। तो इसका कार्य जो है जनसंख्या की गतिविधियों के लिए जनसंख्या का कोष एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया हुआ है, वह उसकी एक संस्था है। UNDP जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का एक, जिसमें गरीबी अमीरी से संबंधित विश्व में जो चीज़ें हैं उसके लिए यह देखभाल करती है, फंड जारी करती है। यूनेस्को जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एजुकेशन, सोशल एवं कल्चरल पर काम करने वाली एक संस्था है, जिसके वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं, जिसमें से कुछ अभी स्वतंत्र भी नहीं हैं। लगभग स्वतंत्र देश जो है इसके सदस्य हैं। तो इसका काम है विश्व स्तर पर एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एजुकेशन पर, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर जो है कार्य करती है। तो ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है और ये भी नहीं सही है। और WHO यह विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो विश्व में स्वास्थ्य संबंधित
कार्यों को देखती है और जहां भी किसी प्रकार की देशों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती हैं उन्हें यह फंड जारी करता है। तो ये विश्व की जो संस्थाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की, जो विश्व स्तर पर यह स्वास्थ्य के लिए, ये डेवलपमेंट के लिए, ये जो है पॉपुलेशन क्रियात्मक के फंड के लिए, और ये यूनेस्को जो है सोशल एजुकेशन और कल्चर के लिए काम करती है। तो इसमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन जो है वह सही नहीं है। वन्य जीव संरक्षण के लिए जो संस्था कार्य करती है वह है WWF, यह कार्य करती है। तो इसका WWF होना चाहिए, इसलिए जो है ये चारों ऑप्शन जो है वह गलत है। अगला है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघवीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो मेघवीजन के लिए जो प्रयोग होता है रसायन वह सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर आयोडाइड जो है वह मेघवीजन के लिए प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो है वह तीसरा सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार के वृक्ष से या यूकेलिप्टस से। तो बायोडीजल जो है वह जेट्रोफा के पौधे से तैयार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह 2 सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 25। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को या 5 जून को। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इससे जो है आप समझ लीजिए 21 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस है और 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सिल्वीकल्चर संबंधित है। तो सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से या उर्वरक से। तो सिल्वीकल्चर जो ये संबंधित है यह वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन जो है नंबर 1। अगला है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी में है, चंदौली में है, लखनऊ में है या वाराणसी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, चंदौली। चंदौली में जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में, जो वाराणसी से काफ़ी नज़दीक है, लगा हुआ जिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन? हाथी है, सांप है, शेर है या बकरी है। तो देखिए यह आपका पौधा हो गया, पौधे को खाने वाले शाकाहारी जंतु यह प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। तो हाथी हो नहीं सकता है, बकरी हो नहीं सकती है। शेर जो है यह उच्च मांसाहारी जीव है और इसे अन्य किसी भी दूसरे जीवों द्वारा मारकर नहीं खाया जाता, इसलिए शेर जो है यह उच्च मांसाहारी है, इसलिए यह अंतिम रखा जाता है। और जो सांप है यह द्वितीय श्रेणी का, जैसे घास को टिड्डा खा गया और टिड्डा को मेढक खा गया, मेढक को सांप खा गया, या टिड्डा को ही मेढक खा गया। तो इस तरह से सांप जो है वह द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में आता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वह दूसरा सही। अगला है झूम खेती होती है। झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में इसे झूम कृषि कहा जाता है और यह खेती बार बार बदली जाती है, खेत बदला जाता है, साल भर 2 साल के बाद लोग खेत को बदल देते हैं, इसे झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और यह कृषि होती कहाँ है? तो ये केरल में होती है? नहीं। ये बिहार में होती है? नहीं। ये मेघालय में होती है? हाँ। तमिलनाडु में होती है? नहीं। यानी ये खेती ज़्यादातर अति उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में होती है, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और ऐसे क्षेत्रों में जो है इस प्रकार की खेती की जाती है। तो इस तरह की खेती खास करके मेघालय में, असम में, नागालैंड में, मणिपुर, त्रिपुरा में, भारत के इन क्षेत्रों में झूम कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका रूप है? शुष्क बर्फ किसका रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? तो इसका सही ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह थे हमारे कुल 30 प्रश्न। तो मित्रों ये थी कुल 30 प्रश्नों की सीरीज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के वीडियो और भी आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क करें और टेट, सुपर टेट,
इसके अलावा टीजीटी पीटी की कक्षाएं आपको जो है विषय विशेषज्ञों द्वारा मिलेंगी, जिसका शुल्क जो है बहुत न्यूनतम रखा गया है, जो आपको स्क्रीन पर दिया गया है। टेट से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यूपी टेट की फीस मात्र 1100 रुपये है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने हमारे अनुभवों को जो है आप शेयर कीजिए।